डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8वीं, पुस्तक का नाम है वसंत। पाठ 2, लाख की चूड़ियाँ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने आज के मशीनी युग के प्रभाव का उल्लेख किया है और मशीनों के कारण हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं और इस पाठ में उनके पैतृक उद्योग धंधों को समाप्त होने के कारण उनके मन में पीड़ा को भी दर्शाया है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। इसमें लेखक बताता है कि जब लेखक अपने मामा के गांव जाता था तो उसे बदलू ही सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी बच्चे का मन मोह ले। अब बदलू छुट्टियों में हर एक बच्चे का मन होता है कि अपने मामा के घर जाने का, तो ऐसे ही लेखक भी है, अपने मामा के घर बड़े चाव से जाता था और जब वह वहाँ से लौटता था तो उसके पास बहुत सारी जो है रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ होती थी जो कोई भी बच्चे का मन जो है अपनी ओर आकर्षित करती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेखक कहता है कि वो बदलू मेरे मामा के गांव का था तो मुझे मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के बच्चे सभी बच्चे उसे कहा करते थे। मतलब कि बदलू जो लेखक जो है बदलू को गांव के और बच्चों की देखा देखी जो है उन्हें बदलू काका कहता था, और जबकि रिश्ते में वो उनके मामा के गांव के थे तो उनके मामा लगते थे। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। अब बदलू यहाँ पे लेखक यहाँ पे बदलू के घर का चित्रण दर्शा रहा है और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, भट्टी में दहकना मिस चलती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था, और पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ होती है जैसे बेलन के आकार की, और मुंगेरियाँ होती है जैसे लकड़ी का गोल गुटका और रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से जो है मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। उसी मुंगेरी पर चढ़ाकर वह उसे क्या करता था, गोल और चिकना बनाता था, और तब एक एक हाथ कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उसे रंग लगाता था। एक एक चूड़ी जब बन जाती थी उसके बाद बदलू जो है उस पर रंग चढ़ाता था। बदलू का यह कार्य सदैव एक मच्छी पर बैठकर होता था। मच्छी होता था छोटी सी मतलब कि 4 पाई जितनी छोटी सी चौकी कह लो जिसे, और जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में एक हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। अब जब बदलू काम करता था तो बीच बीच में क्या है, अपना समय पास करने के लिए या थकान दूर करने के लिए बीच में थोड़ा सुस्ता लेता था और अपना हुक्का पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था और वह मुझे लल्ला कहा करता था। अब लेखक का जो है गांव में दोपहर का समय क्या है, बदलू के पास रहता था जाके, और वो उन्हें लल्ला कहते थे, और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए एक मच्छियाँ मंगवा देता था, और बदलू जो है वो लेखक के लिए भी एक चौकी और मंगवा देता था, और मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाती देखा करता था। लगभग रोज़ वह 4-6 चूड़ियाँ के जोड़े बनाता था। लगभग रोज़ बदलू जो है 4-6 चूड़ियों के जोड़े बनाता था, और पूरा जोड़ा बना लेने के बाद वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखते रहता था, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू के हाथ की कलाई हो। यानी कि जब बदलू चूड़ियाँ बना लेता था तो वह कुछ क्षण उसको बेलन पर चढ़ाकर ऐसे देखता था जैसे नववधू जो नई ब्याही हुई दुल्हन आती है उसकी गोरी गोरी कलाइयों पे ये चूड़ियाँ कैसे लगेंगी, वो उनकी कल्पना करता था। बदलू मनिहार था। मनिहार बोलते हैं चूड़ी बनाने वाला। बदलू का पेशा जो था वो चूड़ियाँ बनाने का था। चूड़ियाँ बनाना उनका पैतृक पेशा था। पैतृक मीन्स उनके दादा या पिता भी यही काम करते थे, जो कि पूर्वज काम किया करते थे, और उनका पैतृक धंधा था। वास्तव में वह बहुत सी चूड़ियाँ सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत बहुत थी, और उस गांव में तो इस सभी स्त्रियां बदलू के हाथ की बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव में लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अब जो आसपास के गांव होते थे वो भी आके जो लोग हैं वहाँ से बदलू से चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों की को पैसे में न बेचता था। उसका अभी तक भी वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी कि वस्तु विनिमय वो होता है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना,
यानी कि वो लोग चूड़ियाँ लेते थे और बदले में बदलू को अनाज, फल या दूध दे देते थे। तो उसका भी वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव का बहुत सीधा था और लेखक कहता है कि मैंने उसे कभी झगड़ते हुए नहीं देखा था। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वो एक अवश्य जिद पकड़ लेता था कि जब किसी के भी घर में लड़की की शादी होती थी, उस समय बदलू की जिद होती थी कि वो किसी से अनाज या ये नहीं लेता था, अपनी मनमानी चीज़ें लेता था। जीवन में चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के समय वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, क्योंकि उसे लगता था कि सुहाग के जोड़े का महत्व और होता है, क्योंकि आज ही उनके घर में इतने वर्षों बाद खुशियाँ आई हैं। और मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात बिगड़ गई तो फिर उसको मना लेने में लोहा लग गए। यानी कि बदलू जीत का पक्का था, अगर वो रूठ जाता था तो फिर जल्दी से मानता नहीं था। विवाह के इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए और उसकी घरवाली के लिए सारे वस्त्र, ढेरों अनाज और उसको साथ में अपने लिए पगड़ी मिलती थी और जो रुपए मिलते थे वो अलग। अब विवाह के जोड़े के लिए जो बदलू चूड़ियाँ बनाता था उसके बदले में वह कुछ अलग ही लेता था। अपने अपने घरवाली के कपड़े लेता था और साथ में ढेरों अनाज और अपने लिए पगड़ी और साथ में रुपए भी लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता था। कुड़मिस अंदर ही अंदर क्या है, खिन्न हो जाता था और क्रोध करने लगता था और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। और मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर वालों के बारे में और कभी यूँ ही शहर के बारे में, के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। जब लेखक ने उन्हें बताया कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता है, शहर वालों की बात ही और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। अब यहाँ पे गांव में तो क्या होता है कि सब मर्यादा में रहते हैं, लेकिन शहरों में बदलू कहते हैं कि वहाँ पे औरत मर्द एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते हैं और फिर उनकी कलाइयाँ भी नाजुक होती हैं ना, इसलिए लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी कलाइयों में मोच आ जाएगी। यानी कि वो कांच की चूड़ियाँ इसलिए पहनती हैं ताकि लाख की चूड़ियाँ थोड़ी सख्त होती हैं, अगर वो पहनेंगी तो उनकी कलाई में मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी इच्छा अच्छी खासी खातिरदारी भी करता था। जिन दिनों उनकी गाय का दूध होता था वह लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा जाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण से वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियाँ बना देता था। लेखक के लिए वह एक दो गोलियाँ भी बनाता था और प्यार से उसे अपने पास बैठाता था और उसके लिए गाय के दूध की मलाई भी रखता था और साथ में आम भी खिलाता था। मैं बहुधा हर गर्मी में छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। जैसे आप लोग अपनी छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाते हैं हर गर्मियों में या सर्दी में, ऐसे ही लेखक को भी चाव था और एक आध महीने वहाँ रुककर स्कूल खुलने के समय ही वापस आता था। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। वो कहते हैं 2-3 बार ही गया होऊंगा, क्योंकि तभी मेरे पिताजी की दूर शहर में बदली हो गई। बदली में उसके पिताजी जॉब करते थे तो उनका दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गई और एक लंबी अवधि के बाद मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। यानी कि लेखक जो है 8-10 वर्ष हो गए थे जिससे वो अपने मामा के घर नहीं जा सका था। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की चूड़ियों में अब लेखक की रुचि नहीं रही थी, क्योंकि उसकी अब जो चाव है वो दूसरी रुचियाँ जो हैं वो बदल चुकी थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। अब लेखक वहाँ गांव में तो गया लेकिन उसे बदलू का ध्यान नहीं आया, क्योंकि अब उसकी जो चाव है वो बदल चुके थे, इच्छाएं बदल चुकी थी। और फिर इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियों ने कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं। विरले ही हाथों में, विरले मिस कम ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। और तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। तभी लेखक को बदलू का ध्यान आया चूड़ियों को देखकर। और बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे और मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी थी। और तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया और बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर बैठा था। खाट होता है चारपाई। और बदलू, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने उन्हें कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। तो ये बदलू भैया ने जवाब दिया।
उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया और परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब लेखक जो 8-10 वर्षों के बाद गया तो लेखक के जो है शरीर डोल में काफ़ी बदलाव आ चुके थे, तो इस कारण बदलू जो है उन्हें पहचान न सका। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास गोलियां बनवा कर ले जाता था। अब बदलू ने लेखक ने बताया अपना नाम कि मैं जनार्दन हूँ काका और आपसे मैं गोलियां बनवा कर ले जाता था, और मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। अब बदलू ने एकदम सुना जनार्दन तो उसको एकदम याद नहीं आया, लेकिन वो फिर उसको याद पिछली बातों को याद करने लगा और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, कुछ देर दोनों चुप रहे और मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मच्छियाँ नज़र आई और ना ही भट्टी। जहाँ पे बदलू चूड़ियाँ बनाता था ना तो मच्छियाँ नज़र आई और ना ही उनको वो दिखी उनकी भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आजकल काम नहीं करते? नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया। उन्होंने कहा कि मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ अब कोई नहीं पहनता और अब उसकी लोकप्रियता नहीं रही और गांव-गांव में सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है और खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। अब उसने बताया कि इस मशीनी युग ने जो है कईयों के काम ख़त्म कर दिए हैं। अब जो काम मशीन में सुंदरता से हो सकता है वो हाथ से नहीं हो सकता, लेकिन कांच बड़ा ख़तरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। अब उन्होंने कांच की जो है कमजोरियां भी बताई, वो ख़तरनाक होता है और जल्दी से टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। अब बदलू को ये बात करते करते खांसी आ गई थी, क्योंकि अब वो बुजुर्ग भी हो चुका था और मुझे लगता था, लेखक को लगता था कि उसे दम्मा होती है सांस की बीमारी। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर जो है वो ढल चुका था। अब उसका शरीर कमज़ोर पड़ चुका था और उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जैसे जैसे हमारा शरीर बुजुर्ग होता है, वो बड़ी उम्र की तरफ बढ़ता है, तो हाथों और पैरों की जो माथे की नसें हैं वो उभर आती हैं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दम्मा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। मतलब कि बदलू ने लेखक के जो चेहरे को पढ़ लिया और उसे लगा कि ये कहीं मेरे से नफ़रत करे, क्योंकि उस टाइम पे दम्मा की बीमारी जो है वो खतरे की बीमारी समझी जाती थी। तो उसने कहा, दम्मा नहीं है, मुझे फसली खांसी है और यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। और मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, व्यथा मीन्स कोई चिंता छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिया। अब जो लेखक है वो सोच रहा था कि आजकल मशीनी युग आ गया तो उसने कितनों के हाथ काट दिए, यानी कितनों के रोज़गार छीन लिए हैं। कुछ देर मुझे शांति रही और फिर मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब कि वो बदलू को ऐसे खाली बैठा और उसका धंधा जो छिन गया, उससे लेखक को अच्छा नहीं लगा। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने इस विषय पर को बदलते हुए पूछा। यानी कि बदलू को वे ज़्यादा दुख नहीं देना चाहते थे लेखक, तो उन्होंने अपनी बात को बदलते हुए कहा कि अब आम की फसल कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, मुझे आम खिलाना भूल गया। अब उनको याद आया कि जब पहले का लेखक आते थे तो मैं इसे आम खिलाया करता था, तो उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ करना, मेरे को भूल गया। तो उनने आम मंगवाए और नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अब बदलू ने अपनापन जताते हुए कहा कि बेटा, ऐसे आए हो तो बिना आम खाने मैं नहीं जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। लेखक चुप हो गया और मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब लेखक को अपनी पुरानी बातें यहाँ याद आ रही हैं। और गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब उसका इतना काम धंधा रहा नहीं था तो उसने गाय को भी बेच दिया। इतने में रज्जो और उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लेकर आई। तो एक प्लेट में वो बहुत सारे आम लेकर आई। यह तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र में था तो इससे भी चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। अब उन्होंने
उसके ऊपर व्यंग्य कसते हुए कहा कि तुम शहर के हो ना, इसलिए नहीं खा सकते। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो इससे भी चौगने आम एक बखत, बखत मीन्स एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना, मतलब कि जो लाल वाले हैं, ज़्यादा पके हुए हैं वो वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के बाद मैंने हाथ बढ़ाया तो उसकी निगाह, मेरी निगाह एक क्षण उसके हाथों पर ठिठक गई और गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। जब रज्जो ने आम दिए तो रज्जो ने लाख की चूड़ियाँ जो कलाइयों में डाल रखी थी और वो लेखक को बहुत अच्छी लगी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। अब बदलू ने जब देखा कि लेखक उन लाख की चूड़ियों की तरफ देख रहे हैं तो उन्होंने बताया कि यह आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने ये जोड़ा नहीं दिया और कहा शहर से ले आओ। यानी कि जब वो उसका पूरा दाम नहीं दे रहे थे तो बदलू ने वो चूड़ियाँ सस्ते दाम पर भी नहीं दी। मैंने आम खा लिया और थोड़ी देर खाने के पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। अब लेखक को यहाँ प्रसन्नता हुई है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, चाहे उसका धंधा चौपट हो गया है, चाहे उसके घर में इतना पैसा नहीं आ रहा, फिर भी वो उसने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा और उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। यानी कि जो बदलू का व्यक्तित्व था वो उस कांच की चूड़ियों जैसा कोमल न था जो आसानी से टूट जाता है, इसलिए उसने वो अपना जोड़ा जो है वो ज़मींदार को न देकर अपनी बेटी रज्जो को पहना दिया। धन्यवाद।